कांग्रेस राज में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। सिर्फ गांव नहीं, शहरों से सटे क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं, अस्पताल की मशीनें जंग खा चुकी हैं। सोचा था होगा प्रदेश का भला, पर कांग्रेस ने किया सिर्फ अपना भला। आपको लग रहा होगा कि केंद्र और उत्तराखंड राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और हम कांग्रेस को क्यों कोस रहे हैं। दरअसल ये शब्द हमारे नहीं बल्कि बीजेपी के ही हैं। बीजेपी ने 3 जनवरी 2017 को फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक पोस्टर में ये शब्द लिखे हैं। शब्द भले ही हमारे नहीं हैं, लेकिन गलत क्या कहा है। कांग्रेस राज में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी स्थिति में थी और ये एक सच है। देखिए सबूत। 2013 की दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट देखिए, 2015 का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल बता रहे हैं कि सरकार 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए तेल भी नहीं दे पा रही है। 2015 की ही एक और रिपोर्ट देखिए, फिर 2016 और 2017 की भी ये रिपोर्ट देख लीजिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि कांग्रेस को खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए कटघरे में खड़े करने वाली बीजेपी सरकार ने तो जरूर सुधार कर लिए होंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? तो जवाब है नहीं। बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार मार्च 2017 से सत्ता में आई थी और आते ही दवा नहीं दारू पर फोकस बढ़ा दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत का आना था कि नीति आयोग ने एक और बम फोड़ दिया। नीति आयोग ने 21 राज्यों के स्वास्थ्य सूचकांक में बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहतर होने की बजाय बदतर ही हुआ है। 2019 की रिपोर्ट बताती है कि जो कांग्रेस राज में हो रहा था वो बीजेपी राज में भी जारी था। 2021 में इंडिया स्पेंड ने ग्राउंड रिपोर्ट करके बताया कि न एम्बुलेंस मिलती है, न अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है और पहाड़ी लोगों को सिर्फ देहरादून हल्द्वानी रेफर किए जाने के लिए ही सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं। 2022 हो या 2023, स्थिति न तब बदली थी और न अब बदली है। जब नया साल 2024 आया तो धामी सरकार ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट किया और नए साल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रण लिया। लगा कि 23 साल बाद ही सही कुछ तो क्रांतिकारी बदलाव होने वाले हैं, लेकिन जनवरी 2024 में ही इस रेजोल्यूशन की पोल खुल गई। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो गैरसैंण के तेवाखर्क गांव का है। यहाँ से एक बीमार व्यक्ति को डंडी कंडी के सहारे ले जाया गया। हालांकि देहरादून पहुँचते पहुँचते इस शख्स ने दम तोड़ दिया। ये वीडियो 27 फरवरी का है। अर्धरात्रि के 12 बजे इस महिला को डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। चमोली के मालकोट ग्राम सभा सेरा का ये मामला है। जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को लाइव दिखाया, उनकी पीड़ा उनके शब्दों में झलकी। जनप्रतिनिधियों को सुध लेनी चाहिए। इनकी जगह पर आकर देखो कि पीड़ा क्या होती है। कठिन जीवन, कठिन चुनौतियों की पगडंडियों से घिरा हुआ गांव। बहुत दुख होता है, लेकिन इसे लिखने वाले को क्या पता कि हमारे माननीय फिलहाल ठंड से बचने में और मूवी देखने में व्यस्त हैं। खैर, ऐसे ही न जाने कितने वीडियोस, खबरें और रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जहां पर उत्तराखंड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल किए जाते हैं। टिहरी के प्रतापनगर का ये वीडियो भी आपने देखा होगा कि किस तरह एक गर्भवती दर्द से तड़फ रही है, लेकिन अस्पताल में एक परिंदा तक नहीं। ये खबर भी आपने पढ़ी ही होगी कि अल्ट्रासाउंड करने के लिए देहरादून आ रही महिला और उसके साथ आ रहे 5 लोगों का देर रात सड़क हादसे में निधन हो गया। ये सारी खबरें राज्य बनने के समय भी आम थी और आज भी काफी आम हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जरूर बदलते रहे, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के वो हालात नहीं जिन्हें बदलने की खातिर अलग उत्तराखंड राज्य लिया था। लेकिन सवाल उठता है कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? आखिर क्यों नहीं सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर पा रही है? हमारे प्रोग्राम जन सरोकार के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पिछले 23 सालों में कितना बदली है और क्यों आज भी डंडी कंडी ही यहाँ के लोगों का सहारा है। हर एक डिटेल देखिए हमारे इस एपिसोड में।
उत्तराखंड सरकार ने 27 फरवरी को 89,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में स्वास्थ्य, युवा और महिलाओं पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। सिर्फ हेल्थ की ही बात करें तो इस मद में 15,376 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पिछले साल के बजट में भी सरकार ने हेल्थ पर बजट आवंटन काफी अच्छा रखा था। उत्तराखंड सरकार के बजट को देखें तो लगता है कि सरकार का पूरा फोकस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के बजट का विश्लेषण किया था। आरबीआई की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2001-2 से लेकर 2020-21 तक राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट अनुमान 22,982 करोड़ खर्च करने का रखा था, लेकिन 2019-20 तक वास्तविक खर्चों और 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान तक सिर्फ 18,697 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी कि 4,285 करोड़ सरकार ने खर्च ही नहीं की। उत्तराखंड जैसे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना सब सरकारों की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। सरकार भले ही बहुत अच्छा बजट आवंटन कर दे, लेकिन जब तक जमीनी हकीकत नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। इस बार के बजट को पेश करते वक्त उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। गरीब परिवारों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मिले, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज अंतिम छोर तक पहुंचे। इसके लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो रहा है? जवाब है नहीं। सरकार भले ही कितनी ही भाषणबाजी कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। 22 फरवरी की ही इस घटना को देख लीजिए। उत्तरकाशी से 200 किलोमीटर दूर देहरादून अल्ट्रासाउंड कराने आ रही एक गर्भवती समेत 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। लोगों का कहना है कि अगर अल्ट्रासाउंड की सुविधा महिला को नजदीक ही मिल जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। अल्ट्रासाउंड न होने की दिक्कत सिर्फ इस गर्भवती महिला के सामने खड़ी नहीं है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई क्षेत्र हैं जहां पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। उत्तरकाशी के नौगांव और पुरोला समेत कई जगहों पर ये स्थिति बनी हुई है। स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए आंदोलन की चेतावनी तक देनी पड़ रही है। अल्मोड़ा में भी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था न होने की वजह से लोग परेशान हैं, और ये सब पिछले 1-1.5 हफ्ते में छपी रिपोर्ट्स हैं। पहाड़ में स्वास्थ्य दिक्कतें सिर्फ अल्ट्रासाउंड की मशीनें न होने तक सीमित नहीं हैं। यहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों की भी बुरी स्थिति है। न्यूज 18 की 22 फरवरी की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नैनीताल के जीबी पंत अस्पताल में भी लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कभी पथरी के मरीजों के इलाज के लिए मशहूर इस अस्पताल में आज सर्जिकल वार्ड बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 तक यहाँ सर्जन समेत महिला चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक के साथ ही पूरा स्टाफ मौजूद था। इसके साथ ही यहाँ डिलीवरी, जच्चा बच्चा जांच, ऑपरेशन, महिला रोगियों की जांच एवं इलाज की सुविधा के साथ सुसज्जित लैब की सुविधा भी उपलब्ध थी। लेकिन अब यह अस्पताल सिर्फ एक हेरिटेज बिल्डिंग बनकर रह गया है। न्यूज 18 की ही एक और रिपोर्ट देखिए। 18 फरवरी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह उत्तराखंड के सीमांत और अति दुर्गम चमोली जिले की पिंडर घाटी के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के अस्पतालों में कहीं महिला विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं, तो कहीं अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी बुनियादी सुविधाएं गायब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कहीं डॉक्टर हैं तो अस्पताल जाने वाला रास्ता इतना बदहाल है कि मरीज वहां जाना ही नहीं चाहते। यही नहीं, न यहाँ टेक्नीशियंस की तैनाती है और न ही जरूरत की मशीनें उपलब्ध हैं। डॉक्टरों की कमी और जरूरी उपकरणों का न होने का दुख सिर्फ चमोली का नहीं है, गंगोली हाट तहसील में भी कुछ यही स्थिति है। 3 फरवरी को छपी ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट को देखिए।
इस रिपोर्ट के मुताबिक गंगोली हाट विकासखंड की मौजूदा वक्त में 1 लाख जनसंख्या है। इन सबके उपचार की जिम्मेदारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोली हाट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ प्राथमिक उपचार ही मिल पा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोली हाट में एक्सरे मशीन पिछले 1 वर्ष से धूल फांक रही हैं, तो अल्ट्रासाउंड की मशीनें पिछले 4 सालों से बंद पड़ी हुई हैं। गंगोली हाट के लोगों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी बेरीनाग या जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ दौड़ना पड़ता है। 24 फरवरी की इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। हिंदुस्तान की इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ देहरादून में ही पिछले 2 सालों में 683 जच्चा बच्चा की मौत हुई है और इसमें स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएमओ स्तर पर हर महीने रिव्यू करने की गाइडलाइन है, लेकिन विभाग 24 की बजाय सिर्फ 17 ही बैठकें कर पाया है। साफ साफ नजर आता है कि किस तरह लापरवाही का आलम छाया हुआ है और ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ अभी का है। आप अतीत में भी जाएंगे तो आपको कई ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जहां पर खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, पहाड़ी लोगों की विवशता और सरकार के वादे पढ़ने और देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हालात न तब बदले थे और न अब बदले हैं। एक छोटे बच्चे के पेट में तेज दर्द उठा, उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। हमने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, वहां से हमसे पूछा गया कि किस क्षेत्र में आना है। हमने बताया तो जवाब मिला कि हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क पर 108 एम्बुलेंस नहीं चलाते, सिर्फ पीडब्ल्यूडी की सड़क पर ही वाहन चलाते हैं। आप मरीज को पीडब्ल्यूडी की सड़क तक लाओ। इस तरह का जवाब सुनकर हम सन रह गए। वाहन का प्रबंध कर बच्चे को हमने कोटद्वार की क्लिनिक में दिखाया, वहां उसकी मौत हो गई। पौड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता देवेश आदमी ने अपना ये अनुभव साझा किया है। न्यूज़ क्लिक की वैसे तो ये रिपोर्ट 2021 की है, लेकिन हालात आज भी वही हैं। आज भी 108 एम्बुलेंस को कॉल करने पर हम नहीं आ पाएंगे, टायर पंचर हो गया है, अभी एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, जैसे कई बहाने आज भी सुनने को मिलते हैं। इन सभी बहानों के बावजूद ये ज़रूर कहना होगा कि इन एम्बुलेंस से कई जानें बची भी हैं, लेकिन जहां पर ये एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है या फिर जो गांव सड़क से काफ़ी दूर हैं, उनके लिए सरकार ने हाल ही में 250 डंडी कंडी खरीदने की बात कही है और इन्हें संचालित करने का जिम्मा ग्राम पंचायत को सौंपा है। लेकिन सरकार की ये घोषणा जमीन पर कितनी उतरी है, ये देखने वाला कोई नहीं। 2021 में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा था कि अगर 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है तो रिश्तेदार मरीज को प्राइवेट गाड़ी हायर कर अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं और इसके पैसे खुद सरकार देगी। धन सिंह रावत ने तब कहा था कि विभाग इसकी योजना पर काम कर रहा है, लेकिन वो योजना कहाँ है किसी को पता नहीं। कई ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं जहां पर सरकारें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बदलने की बात करती रहती हैं, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुसार प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 विशेषज्ञ, जिसमें सर्जन, प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा विशेषज्ञ होने ही चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के ज्यादातर सामुदायिक केंद्रों में इनकी भारी कमी है। मेडिकल स्टाफ की कमी की बात भी काफी आम है। सरकार की नाकामयाबियों का खामियाजा अक्सर आम पहाड़ियों को ही भुगतना पड़ता है। ऐसे में आम पहाड़ी भी खुद को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ता। जो लोग सक्षम हैं वो प्रेगनेंसी या दूसरे दुख में देहरादून हल्द्वानी में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए होती है जिनका राज्य के इन बड़े शहरों में कोई नहीं है। उन्हें ना चाहकर भी इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के भरोसे रहना पड़ता है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने की कई वजहें हैं। लाखों खर्च कर डॉक्टरी पढ़ाई करने वाले डॉक्टर पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते। ऐसे में सरकार को इन्हें लालच देकर पहाड़ चढ़ाना पड़ता है। लालच के बलबूते ये लोग पहाड़ चढ़ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मन मुताबिक और काम के मुताबिक काम करते ही नहीं हैं। इसीलिए प्रतापनगर जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।
दूसरी तरफ चुनावों के वक्त कभी भी उत्तराखंड के वो मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं बनते जिनसे यहाँ का जनमानस हर रोज गुजरता है। राज्य बनने से लेकर अभी तक सरकारों ने यहाँ की जनता की न सोचकर सिर्फ अपने मन का ही किया है। एक उदाहरण देखिए, जब तीरथ सिंह रावत को बदलकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये हमारा फैसला होगा कि हम कितने भी मुख्यमंत्री बदलें। राजनाथ सिंह जब ये कह रहे हैं तब उनके इस बयान से ये भी पता चलता है कि राज्य की जनता की आकांक्षाएं कोई महत्व नहीं रखती। अगर आप 23 साल के उत्तराखंड में आपने 10 मुख्यमंत्री देख लिए हैं तो वो इसी सोच का नतीजा है। आज उत्तराखंड की जनता अपने क्षेत्र के लिए विधायक या सांसद नहीं चुनती, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट देती है। और ये तय है कि जब तक उत्तराखंड के जरूरी मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार चुनावी मुद्दे नहीं बनते, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। पहले भी हम लचर व्यवस्था की खबरें पढ़ते रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। जो लोग सक्षम हैं वो देहरादून, हल्द्वानी और दूसरे महानगरों में बस गए हैं। उन्हें शायद पहाड़ की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना ना झेलना पड़े, लेकिन जो यहीं रहने को मजबूर हैं, जिन्होंने पलायन ना करना चुना है, वो रोज इस तरह की स्थितियों से गुजरते हैं। और इस स्थिति को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम वोट मुद्दों पर दें, ना कि चेहरों पर। जनता की तरफ से मजबूत सवाल न पूछे जाने की वजह से ही हमारी सरकारें अपने मन का करती हैं। हमारी सरकारें जिस तरह के आयोजन और प्रयोजन राम मंदिर और यूसीसी के लिए करती हैं, उस तरह के आयोजन और प्रयोजन उत्तराखंड के मुद्दों पर नहीं होता। यही वजह है कि जब पूरा उत्तराखंड मूल निवास भू कानून चिल्ला रहा था, तब हमारी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में बिजी थी। जब तक जनता सही सवाल नहीं पूछेगी, तब तक हालात नहीं बदलने वाले हैं। और अब जनता ने मूल निवास और भू कानून को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर हमारी सरकार कब तक कोई फैसला लेती है। तब तक आप मूल निवास और भू कानून के मुद्दे को भी इस रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए, क्योंकि दूसरे के घर में आग देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके घर नहीं आएगी, तो आपको जागने की ज़रूरत है और सही सवालों के साथ सही जवाब लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद।